नमस्कार सभी को। मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल YS राघव क्लासेस में, जो आपको मिलेगा स्टडी पॉइंट के नाम से। दोस्तों, कल की क्लास में जो हम आर्ट का सेक्शन यहाँ चला रहे हैं, उसमें आपके सामने मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मैं लेके आ चुका हूँ। जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कला का परिचय, और उसका तीसरा पार्ट आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे जो आपके साहित्य के बेसिस पर कला में जो भी योगदान रहा है साहित्य से, जो विद्वानों ने साहित्य के द्वारा अपने ग्रंथों के द्वारा योगदान दिया है कला में, वो योगदान कैसा योगदान है या क्या क्या योगदान दिया है उसमें हमने कल हीगल के बारे में, जो उन्होंने हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के बारे में जो 2 तरीके से ललित कलाओं को वर्गीकृत किया था, प्लस ये बताया था कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कला या सबसे महत्वपूर्ण कला किसको माना गया है या सबसे न्यूनतम कला किसको माना गया है, तो इसके बारे में हमने कल देखा था और वो आपके सामने लिखा भी हुआ है। प्लस अगर हम बात करें, हमने बात की थी रसों के बारे में, जो भरत मुनि ने फर्स्ट BC में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों के बारे में बताया था, तथा जो भी 49 इस जो भावों के बारे में बताया था, जिसमें 33 क्या थे संचारी भाव थे, 8 क्या थे स्थायी भाव थे, 8 क्या थे उसके स्वास्थ्यिक भाव थे। प्लस ये भी हमने बात की थी कि जो 9वां रस जो था, जिसको भरत मुनि ने रस नहीं माना था, लेकिन जो दूसरे विद्वान थे अभिनव गुप्त, जिन्होंने रस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उन्होंने कहा था कि जो शांत रस है वो भी क्या है, एक तरीके का रस है। और टोटल 9 रसों के बारे में, कला के बारे में बात की जाती है। प्लस हमने बात की थी यहाँ जो आपका कला विलास का ग्रंथ था, जिसमें हमने बताया था कि जो कला विलास में अगर जन उपयोगी कलाओं की बात करें, हम बात करें स्वर्णकारों की या वैश्याओं की कलाओं की बात करें, तो उसमें टोटल 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। वहीं अगर चिकित्सक और कायस्थों की बात, भेषज कला की बात करें तो 10 कलाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद कायस्थों की अगर हम बात करें तो जो टोटल जिन कलाओं का वर्णन मिलता है वो है टोटल 16। पुरुषार्थों की 32 कला और 100 जो कलाओं के बारे में वर्णन मिला था, वो 4 कलाओं का वर्णन मिला था। दूसरे हमने चीज देखी थी, जो 64 कलाओं का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें मिलता है, तो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेद है जो हम जानते हैं यजुर्वेद के नाम से, और वहाँ 64 कलाओं का वर्णन सबसे पहले प्रथम बार किया गया था। वात्स्यायन ने अपनी जो कृति थी कामसूत्र में, तो वहां भी उन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया था। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति सार में टोटल 64 कलाओं का वर्णन किया, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि उसमें जो 32 कलाएं, जो 23 कलाएं थी, वो वैदिक कलाएं थी। तो इस तरीके से यहां तक का चीजें हम देख चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में कला क्या होता है, कला की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद अष्टाध्यायी में पाणिनि ने जो 2 पार्ट में बांटा था, चारुशिल्प तथा कारुशिल्प में। दैट मीन्स कारुशिल्प मतलब क्राफ्ट कला और चारुशिल्प मतलब ललित कला या सौंदर्य कला, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उससे पहली वीडियो में अब तक जो टोटल 3 वीडियो आई हैं, उसमें मैंने कला में हमें क्या क्या पढ़ना है, कला में क्या क्या टॉपिक हैं, कला में हमें जो TGT और PGT उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य कला में हमें क्या पढ़ना है, भारतीय कला में क्या पढ़ना है, और यहाँ जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट चल रहा है सैद्धांतिक कला। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देख ले, देन आप आगे इस वीडियो पर फोकस करें। तो चलिए अब आगे जो कला के परिचय का तीसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा लंबा है और मैं वीडियो जो है आधा घंटे की बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलें और बेहतर तरीके से चीजों का आप देखें। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ एक नए पार्ट की, जो कला का परिचय, जिसमें हम साहित्य वाले पार्ट की बात कर रहे थे। और यहां से देखेंगे हम कि जो कला साहित्य में हमें क्या क्या चीजें और विद्वानों ने हमें दी है, जिससे कि हम उन चीजों में बात करें। देखिए, कला से संबंधित अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम ग्रंथ की बात करें तो हमें मार्कंड मुनि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ के बारे में पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं चित्तसूत्र प्रकरण। क्या बोलते हैं? चित्रसूत्र प्रकरण। तो इस चित्तसूत्र प्रकरण में जो मार्कंड मुनि ने गुप्त काल में 4वीं से 5वीं सदी में लिखा था, उसमें क्या क्या कला के बारे में बताया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे
तो हेडिंग डाल दी है चित्त सूत्र प्रकरण, चित्र सूत्र प्रकरण। अब क्वेश्चन आता है कि जो चित्त सूत्र प्रकरण है वो किसने लिखा है। तो यहां से सबसे पहला आंसर आता है कि इसके जो लेखक है वो कौन है। लेखक है इसके मार्कंड मुनि। कौन है? मार्कंड मुनि। और इन्होंने ये लिखा था कौन सी सदी में? चौथी से पांचवी, 5th सदी। जो किस काल का है? तो अगर हम काल की बात करें तो इसका काल क्या है? गुप्त काल। गुप्त काल। तो जो मार्कंड मुनि ने गुप्त काल में चौथी से पांचवी सदी में जो चित्त सूत्र ग्रंथ लिखा, उस चित्त सूत्र प्रकरण में इसको क्या किया था कि इसके जो तृतीय खंड है, दैट मीन्स इस प्रकरण का जो तृतीय खंड है, जो आपके कितने अध्याय में विभक्त किया गया है? 9 अध्याय में विभक्त किया गया है। तृतीय खंड के 35 से 43 तक कुल 9 अध्यायों में इस प्रकरण की क्या की गई है? बात की गई है। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो चित्त सूत्र प्रकरण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था? तो स्टेला क्रैमरिस। किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने इसको क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवादित किया था। उसके बाद इसमें और क्या किया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है। सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक। जो चित्र लक्षण जो ग्रंथ है जो लिखा था नग्नजीत या बहजीत ने, उसमें भी क्या है? चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि जो हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट जो हीगल द्वारा किया गया था, उसमें काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना था। लेकिन यहां सबसे पहले चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति कौन थे? और वो कौन थे? आपके मार्कंड मुनि। और उन्होंने किस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ माना है? उन्होंने चित्र सूत्र प्रकरण जो 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है, 35 से 43 तक जो टोटल 9 अध्याय हैं उनमें विभक्त किया गया है, जो चित्र सूत्र प्रकरण के तृतीय खंड में है। ठीक। तो अगर हम बात करें यहां से कि चित्रकला को उन्होंने क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने। उसके बाद अगर यहां से देखा जाए कि इन्होंने जो मनुष्य के इस प्रकरण में क्या क्या बताया गया है, इन्होंने क्या कहा था कि जो मनुष्य जो है उसके प्रमाण या अनुपात के अनुसार उन्होंने मनुष्य को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो उन्होंने बांटा था 5 श्रेणी में। कितनी श्रेणी में? 5 श्रेणी में। ठीक। तो नोट करके लिखिएगा। प्रमाण या अनुपात के आधार पर इन्होंने मानव को 5 भागों में बांटा है। ठीक। किसमें बांटा है? 5 भागों में बांटा है। अब जैसे इसमें 5 भाग कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बांटा था
मानव को किसमें, सबसे पहले हंस पुरुष, दूसरा हंस पुरुष के बाद बद्ध पुरुष, तीसरा मालव्य पुरुष, तो अगला चौथा रुचक, रुचक पुरुष, और अगला सशक पुरुष। तो टोटल 5 भागों में इन्होंने बांटा था, और इन्होंने जो मापने की जो इकाई रखी थी वो क्या रखी थी, अंगुल रखी थी। किस क्या रखी थी, अंगुल। तो माप की इकाई क्या थी, मापन इकाई क्या थी, अंगुल। और हम जानते हैं कि 12 अंगुल मिलकर 12 अंगुल बराबर होता है एक ताल के। किसके बराबर होता है, एक ताल के। एक सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि चित्रसूत्र प्रकरण में मार्कंडेय मुनि ने जो मानव के प्रमाण या अनुपात के आधार पर मानव को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। और जो इसमें पहला जो था हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालव, रुचक एंड सशक पुरुष। और उसमें जो मापन इकाई उन्होंने रखी है, तो मापन इकाई को क्या रखा था, उन्होंने अंगुल रखा था। और उन्होंने बताया था कि एक अंगुल जो 12 अंगुल बराबर क्या होता है, एक ताल के बराबर होता है। अब इसके बाद अब अगर बात करें कि इसको क्या क्या माप दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बताया था कि जो सशक पुरुष है उसकी जो अंगुल होती है वो कितने अंगुल होती है, 90 अंगुल। ठीक, कितने अंगुल होती है, 90 अंगुल का जो होता है वो एक सशक पुरुष होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहां से क्या कर दीजिए, 10 बढ़ा दीजिए, तो वो किस में पहुंच जाएगा, रुचक। तो 100 अंगुल का क्या हो जाएगा, रुचक पुरुष हो जाएगा। उसके बाद जो मालव्य पुरुष का माप है, तो यहां से दोबारा से कितना बढ़ा दीजिए, 4, तो 104 का क्या है, मालव्य पुरुष है। उसके बाद अगर हम बात करें 106 अंगुल का क्या आता है, भद्र पुरुष। और उसके बाद 2 बढ़ाने पर क्या आता है, 108 अंगुल का क्या आता है, हंस पुरुष। तो यहां से अगर बात करें हम कि जो हंस पुरुष है उसकी माप कितनी रखी थी चित्रसूत्र प्रकरण में, 108 अंगुल, भद्र पुरुष की 106 अंगुल, मालव्य पुरुष की 104 अंगुल, रुचक की 100 अंगुल और सशक की 90 अंगुल। तो ये जो माप है ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, इस पर जरा विशेषकर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो माप की सबसे छोटी इकाई है वो अंगुल होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अंगुल जो है वो मापन की सबसे छोटी इकाई है। किसके अनुसार, जब भी हम मनुष्य क्या करते हैं, मापन करते हैं। और ये किसके अनुसार है, चित्रसूत्र प्रकरण के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसमें कि इन्होंने मार्कंडेय मुनि ने चित्रसूत्र प्रकरण में मानव नेत्रों के, जब हम किसी भी चित्रकला में मानव के नेत्रों को दर्शाते हैं, तो मानव के नेत्रों को दर्शाने के लिए उन्होंने कितने प्रकार के नेत्रों की बात की थी, तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 5 प्रकार के नेत्रों की बात की थी। तो मानव के कितने प्रकार के नेत्र होता है, नेत्र, मानव नेत्र कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के मानव के नेत्रों की बात की थी उन्होंने। और ये 5 प्रकार कौन कौन से थे और कैसे थे, अगर हम इसकी बात करें, एक मिनट जी, तो ये 5 प्रकार कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो योगी के, अगर हमें चित्र में, किसी भी चित्र में योगी के नेत्र दर्शाने हैं, तो योगी के नेत्र कैसे होने चाहिए,
तो योगी के नेत्र अगर किसी चित्र में किसी भी व्यक्ति के नेत्र जो है धनुषाकार या चापाकार आकार में दर्शाए गए हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो किसके नेत्र दर्शाए गए हैं, योगी के नेत्र। तो कैसे होने चाहिए, धनुषाकार या चापाकार, ये किसके नेत्र हैं, योगी के नेत्र। उसके बाद अगर बात करें हम स्वास्तिक व्यक्ति, स्वास्तिक व्यक्ति के नेत्र जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, जो मछली के पेट के समान जो नेत्र होते हैं वो किस व्यक्ति के होते हैं, स्वास्तिक व्यक्ति के। मछली के पेट के समान, ठीक। अगर उसके बाद हम बात करें कि रोते हुए या डरे हुए, मतलब भयभीत व्यक्ति के, रोते या डरे हुए व्यक्ति के नेत्र कैसे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नील कमल पत्र के समान क्या होंगे, रोते हुए डरे हुए व्यक्ति के नेत्र होने चाहिए। कौन से कमल के हिसाब से, नील कमल के पत्र के समान, ठीक। उसके बाद आता है कि अगर कुपित या व्यथित व्यक्ति के नेत्र जो होंगे, कुपित या व्यथित व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो कैसे होंगे, वो रहेंगे किसके पास, कमल पत्र के समान, कमल पत्र के समान। अब अगर उसके हम बात करें तो एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये जो है स्वास्तिक व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए किसके हिसाब से, नील कमल पत्र के समान। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, नील कमल पत्र के समान। अब जैसे अगर बात करें रोते या डरे हुए व्यक्ति के जो नेत्र हैं, रोते हुए डरे हुए व्यक्ति के जो नेत्र होंगे वो कैसे होंगे, कमल पत्र के समान। कमल पत्र के समान। कुपित या व्यथित व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो खरगोश के समान होंगे। किसके समान, खरगोश खरगोश के समान, जो मतलब खरगोश के जो नेत्र होंगे उसी हिसाब से किसके नेत्र होंगे, कुपित या व्यथित व्यक्ति के नेत्र। और अगर हम बात करें जो कामायनी या सुंदर स्त्री, कामायनी या सुंदर स्त्री के नेत्र किस तरीके से दर्शाने चाहिए, के नेत्र किस तरीके से दर्शाने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, जो कामायनी या सुंदर स्त्री के जो नेत्र हैं वो मछली के पेट के समान होने चाहिए, मछली के पेट के समान। तो टोटल 5 प्रकार के नेत्रों की बात की थी, अब इसको सही कर लीजिएगा। तो योगी के नेत्र कैसे होने चाहिए, धनुषाकार या चापाकार आकृति में। स्वास्तिक व्यक्ति के नेत्र कैसे होने चाहिए, नील कमल पत्र के समान होने चाहिए। रोते हुए डरे हुए व्यक्ति के कैसे होंगे, कमल पत्र के समान होंगे। उसके बाद कुपित या व्यथित व्यक्ति के नेत्र कैसे होने चाहिए, खरगोश के समान। और अगर बात करें कामायनी या सुंदर स्त्री के नेत्र कैसे होंगे, मछली के पेट के समान। ठीक।
और अगर बात करें जैसे चंचल मुख, ठीक, जैसे प्रसन्न व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो कैसे होने चाहिए, खंजना पक्षी के समान होने चाहिए। तो टोटल 5 प्रकार के उन्होंने चीजों के बारे में बताया था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यही उन्होंने जो रंगों को बताया था, उन्होंने प्रमुख जो रंग बताए थे वो रंग उन्होंने 5 प्रकार के रंगों के बारे में बात की थी। तो 5 प्रकार के रंगों के बारे में उन्होंने बताया था। और 5 प्रकार के रंगों के बारे में उन्होंने क्या बताया था, तो कौन कौन से 5 प्रकार के रंग बताए थे। तो पहला बताया था लाल, नीला, दूसरा पीला, काला और जिसको श्याम बोला गया था, काला और सफेद, काला और सफेद। ये 5 प्रकार के उन्होंने क्या बताए थे, रंग बताए थे चित्रसूत्र प्रकरण में। तथा चित्र जो बताए थे वो कितने प्रकार के बताए थे, चित्र 4 प्रकार के। कितने प्रकार के चित्रों का वर्णन किया था, 4 प्रकार के चित्रों का उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। उसके बाद उन्होंने 2 तरीके से जो छाया जो दर्शाई जाती है, छाया को दर्शाने के 2 पद्धतियां बताई थी। और वो कौन कौन सी थी, छाया को दर्शाने के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज की अगर हमें छाया दर्शानी है तो छाया दर्शाने के लिए 2 पद्धतियों का वर्णन किया था। तो छाया दर्शाने के लिए 2 पद्धतियां बताई थी। पहली पद्धति थी जिसको बोलते हैं हम खत पर्दाच, और दूसरी थी जिसको बोलते हैं हम बिंदु पर्दाच। पहली थी कौन सी, खत पर्दाच, और दूसरी थी उसकी बिंदु पर्दाच। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें जो छाया दर्शानी है और उसमें पद्धति यूज करनी है खत पर्दाच, तो जब कभी भी हम रेखाओं के माध्यम से अगर छाया को दर्शाते हैं तो वो कौन सी पद्धति होगी, खत पर्दाच होगी। और जब कभी भी हम बिंदुओं के माध्यम से अगर हम दर्शाते हैं किसी भी छाया को तो वो कहलाई जाएगी कौन सी, बिंदु पर्दाच। अब उसके बाद अगर बात करें हम कि जो चित्रसूत्र प्रकरण में जो टोटल रसों का वर्णन है वो कुल 9 रसों का वर्णन उन्होंने बताया है। और मार्कंड मुनि ने शांत रस को भी रस माना था। सबसे पहले किसने माना था, अभिनवगुप्त ने, लेकिन मार्कंड मुनि ने भी टोटल 9 रसों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि जो चित्रसूत्र प्रकरण के अनुसार कुल कितने रसों का वर्णन किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा चित्रसूत्र प्रकरण में कुल 9 रसों का वर्णन मिलता है। तो देखिए ये पूरा था हमारा चित्रसूत्र प्रकरण जो मार्कंड मुनि ने 4वीं से 5वीं शताब्दी में लिखा था। और उसमें उन्होंने जो गुप्त काल में लिखा गया इस ग्रंथ में उन्होंने 9 अध्यायों में चित्रकला से संबंधित चीजों को बताया है कि अगर कोई व्यक्ति चित्रकारी करना चाहता है तो चित्रकारी करने के लिए वो जिस प्रकार की चित्रकारी चाहता है उस प्रकार की चित्रकारी करने के लिए उसको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। कि सबसे पहले अगर वो व्यक्ति अगर सत्पुरुष बनाना चाहता है तो उसके लिए जो मानव की माप क्या थी वो 5 प्रकार की बनाई थी। और सबके लिए कुल कितने अंगुल की माप बनाई थी, उसमें 90 अंगुल की माप बताई थी। अगर कोई व्यक्ति मालव्य पुरुष की माप चाहता है तो मालव्य के लिए उन्होंने 104 अंगुल, क्योंकि उन्होंने माप की जो छोटी इकाई को क्या रखी थी, अंगुल रखी थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि उन्होंने 5 प्रकार के नेत्र बताए थे कि योगी के नेत्र कैसे होने चाहिए, खरगोश के अगर खरगोश जैसे नेत्र हैं, ठीक,
तो उसके जो नेत्र हैं वो किस प्रकार के जो भाव है वो दर्शाता है कि जैसे कोई कुपित या व्यथित व्यक्ति है तो उसके जो नेत्र हैं वो किस तरीके के नेत्र होने चाहिए, तो उसकी कैसे होने चाहिए, खरगोश के समान नेत्र होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने वर्णों के बारे में बताया कि जब भी कोई व्यक्ति चित्रकारी करना चाहता है और उसमें रंग संयोजन चाहता है तो उन्होंने जो प्रमुख रंग बताए थे वो 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें लाल, नीला, पीला और काला और सफेद। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो चित्र जो है वो उनका 4 प्रकार का चित्र होता है। उसके बाद उन्होंने जो रसों की बात की थी, जो टोटल 9 रसों के बारे में उन्होंने बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो इसको ध्यान रखिएगा, चित्रसूत्र प्रकरण से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगला पार्ट, जो अगला साहित्य है या अगला जो ग्रंथ है जिसमें कला के बारे में हमें चीजें मिलती हैं, वो है, हेडिंग डालिएगा, चित्र लक्षण। चित्र लक्षण, ध्यान दीजिएगा। चित्र लक्षण में पहली चीज तो चित्र लक्षण की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, संस्कृत। ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। अब अगर हम बात करें कि इसको जो लिखने वाले व्यक्ति हैं या इसके जो लेखक हैं वो कौन है, चित्र लक्षण को लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन है, नग्नजीत या भयजीत। कौन है, नग्नजीत या भयजीत, ठीक। और इन्होंने इसको 5वीं से 6वीं शताब्दी में, यहां बीसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एडी की बात हो रही है, शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा था। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी तृतीय अध्याय में टोटल 1146 पंक्तियों में कला के बारे में वर्णन कर रखा है। अब कैसे कैसे, ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल 3 अध्याय और पंक्तियां कुल 1146, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो शिल्प रत्न ग्रंथ है का, शिल्प रत्न का 46वां अध्याय शिल्प रत्न का 46वां अध्याय और जो कि अंतिम अध्याय है, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, चित्र लक्षण बोला जाता है, ठीक। क्या है, अंतिम अध्याय क्या है, चित्र लक्षण है, चित्र लक्षण है, ठीक। अब जैसे अगर आगे बात करें कि इसको शिल्प रत्न को, जो ग्रंथ है, इसको लिखने वाले लेखक कौन थे, केरल के एक प्रसिद्ध लेखक, केरल के प्रसिद्ध लेखक कौन, श्री कुमार। कौन थे, श्री कुमार। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 16वीं शताब्दी में क्या किया था, शिल्प रत्न लिखा था। जो शिल्प रत्न, जो चित्र लक्षण का क्या है, 46वां अध्याय या अंतिम अध्याय है, जो किसने लिखा था, केरल के श्री कुमार ने। तो यही चित्र लक्षण से जो शिल्प रत्न ग्रंथ है वो निकल कर आता है, और चित्र लक्षण का जो 46वां अध्याय है वही क्या है, श्री कुमार द्वारा लिखित क्या है, शिल्प रत्न। अब जैसे इसमें बात करें कि इन्होंने चित्र के 3 प्रकार बताए थे, चित्र सूत्र में 4 प्रकार बताए गए थे, यहां चित्र के कितने प्रकार थे, चित्र के प्रकार या चित्र के 3 प्रकार, कौन कौन से। पहला बताया था इन्होंने चित्र, अर्धचित्र और चित्रभास। चित्र, अर्धचित्र तथा चित्र
ठीक, पहला चित्र था चित्र, दूसरा बताया था अर्धचित्र और तीसरा बताया था चित्रभास। उसके बाद इन्होंने चित्र लक्षण में किट लेखनी तैयार करने की विधि बताई है। ठीक, अगर आगे बात करें हम कि इन्होंने तूलिका के 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार की तूलिका बताई है। ठीक, तूलिका मतलब सीधा सीधा होता है ब्रश। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसी में वज्र लेप तैयार करने की विधि, तैयार करने की विधि बताई है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो चित्र लक्षण ग्रंथ है उसमें सबसे पहले अब जैसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शिल्प रत्न ग्रंथ है जो श्री कुमार द्वारा लिखा गया वो किसका भाग है, तो वो किसका भाग है, चित्र लक्षण का। कौन सा, जो चित्र लक्षण का अंतिम जो 46वां अध्याय है उसी को क्या बोला गया है, शिल्प रत्न बोला गया। अब अगला क्वेश्चन कि जो शिल्प रत्न ग्रंथ है वो किसने लिखा था, श्री कुमार ने। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। ठीक, अगली चीज, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि उन्होंने चित्र लक्षण ग्रंथ में चित्र लक्षण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, नंदजीत या भयजीत, किसमें 5वीं या 6वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन बनेगा यहां से कि जो चित्र लक्षण ग्रंथ में है वो किस भाषा का ग्रंथ है, तो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। उसके बाद उसमें कुल कितने अध्याय हैं, ठीक, मतलब कौन से अध्याय में कला के बारे में बताया, तो तृतीय अध्याय में 1140 पंक्तियों में कुल कला के बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद आता है कि चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं, चित्र लक्षण के अनुसार तो 3 प्रकार, और चित्र सूत्र के अनुसार कितने, 4 प्रकार बताए गए। ठीक, तो चित्र के कौन कौन से प्रकार, पहला चित्र, दूसरा अर्धचित्र और तीसरा चित्रभास। ठीक, इसको पूरा लिख लीजिएगा, अर्धचित्र तथा चित्रभास। ठीक, उसके बाद चित्र लेखनी तैयार करने की विधि हमें किस ग्रंथ में मिलती है, तो आंसर मिलता है चित्र लक्षण में। उसके बाद वज्र लेप तैयार करने की विधि हमें कहां से प्राप्त हुई, तो वो भी किससे प्राप्त हुई, हमें चित्र लक्षण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो तूलिका के जो 3 प्रकार है वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं किसमें, चित्र लक्षण में। ठीक, तो इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मैं आज के जो वीडियो को यहीं रोकता हूं। आज हमने 2 चीजों की बात की, चित्र सूत्र और चित्र लक्षण के बारे में। इसका एक पार्ट और आएगा जिसको हम बोलेंगे चौथा पार्ट, कला का परिचय का चौथा पार्ट, और जैसे ही वो पार्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक, और ये वीडियो आपकी आज अपलोड हो जाएगी। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया सुबह 8 बजे, जरा उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसमें मैंने इससे पहले की चीजों के बारे में बताया गया है। कल की वीडियो में हम देखेंगे जो बचा हुआ जो साहित्य का पार्ट है। देखिए थोड़ा सा लंबा पार्ट है क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने साहित्यिक ग्रंथ में कला के बारे में चीजें बताई हैं, तो हमें सबके बारे में चीजें देखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि जो सबसे मापन की जो सबसे छोटी इकाई है चित्र सूत्र के अनुसार वो क्या है, तो आंसर क्या आ जाता है, अंगुल। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे और बेहतर चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी और जो वीडियो हैं उनको देखिएगा और अपने दोस्तों यारों में जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसके बारे में इसको शेयर करिएगा, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुँच सके। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले टर्म पर, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।